हेलो, वेलकम बैक। हमने केमिस्ट्री चैप्टर फोर्थ स्टार्ट किया था और उसमें हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया एंड दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट सेकेंड और हम यहाँ पे पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या होता है इसको देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करना अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैग्नीशियम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। अब 12 कैसे होता है वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। हमें ये चीज़ पता है कि ये होता है न्यूक्लियस। इसके बाहर दो इलेक्ट्रॉन्स हम बिठा सकते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन्स हमने बाहर बिठा दिए। ठीक है, सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन्स हमने दे दिए इसे। इसके बाद में एल शेल के अंदर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स बिठा सकते हैं। कितने बिठा सकते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 और 2 होते 10। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी है? अभी भी बाकी है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एम शेल के अंदर, थर्ड शेल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन बिठाएंगे? 2। तो 282 इसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। चीज़ समझ में आई? तो मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, तो 2 8 2 इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एक और मैं एग्जांपल देती हूँ, कार्बन। कार्बन नहीं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम ले लेते हैं 20 Ca। इसका एटॉमिक नंबर है 20। अब देखो, सबसे छोटे वाले शेल में, सबसे अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बिठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाहर वाले शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स बिठा सकते हैं? 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल के अंदर। फिर आता है एम शेल। एम शेल के अंदर हम कितने बिठा सकते हैं? 18। 2 8 18 होता है। ठीक है, 3 4 5 6। पर अगर मैं 18 बिठाऊंगी तो सम करके देखो कितना होता है, विच इज़ मोर देन 20। ठीक है, तो कुल मिला के ये आउटर मोस्ट शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल में हम कितने बिठा सकते हैं? 8। ऐसे हम 18 बिठा सकते हैं थर्ड वाले शेल में। थर्ड वाले शेल की कैपेसिटी कितनी है? 18। पर हमें ये चीज़ पता है कि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ कितने आते हैं? 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसीलिए इसमें भी कितना आएंगे? 8। पर इसके आगे वाला शेल जो होगा ना, वो उसमें बचे कुचे डालने पड़ेंगे, विच इज़ 8 10 18 एंड 2। चीज़ समझ में आई? ठीक है, अब इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। अब देखो, बाहर वाले शेल में कितने होने चाहिए? 8। पर यहाँ पे कितने हैं? 2 है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस मतलब मैंने इस टर्म को याद रखने के लिए ये वर्ड यूज़ किया है, वेले बैठे होते हैं, फ्री बैठे होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये दो भी क्या है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अब ये जो दो, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये इसकी वैलेंसी होगी। अगर इसकी वैलेंसी कोई पूछ रहा है कि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, तो 2 इसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहर वाले शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसे बोला जाता है वैलेंस शेल। ठीक है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री बैठे हैं उसके हिसाब से केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होती है किसी भी एलिमेंट की। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द कंबाइनिंग कैपेसिटी और द वैलेंसी ऑफ एटम। अब देखो, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये खाली बैठे हैं, ये क्या करेंगे? ये बॉन्ड बनाएंगे। हम आगे आने वाले मतलब टॉपिक में पढ़ेंगे। ये क्या करेंगे? ये अब केमिकल रिएक्शंस करेंगे। ये खाली बैठे हैं तो खाली इंसान कुछ ना कुछ काम करेगा, खाली इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ काम करेंगे, तो ये केमिकल रिएक्शंस करने में हेल्प करता है। एलिमेंट हैविंग सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो सिमिलर, जिसके पास में सेम, जैसे यहाँ पे देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वैलेंसी सेम है, तो इनके
इनकी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम होगी। एलिमेंट हैविंग डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी। वाई डू एटम्स कंबाइन, अब एटम कंबाइन क्यों होता है। अब मैंने ये चीज़ तुम्हें पहले भी बताई है कि बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बाहर वाले शेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर है कितने, 2। तो 8 होने के लिए 6 और चाहिए, ठीक है, या फिर ये जो 2 है वो भी माइनस हो जाने चाहिए, ताकि बाहर कितने हो, प्रॉपर बाहर वाले शेल में 8 ही होने चाहिए। किस लिए होने चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो इसीलिए या तो 8 होने चाहिए या 2 होने चाहिए। एंड देयर आर 3 वेज टू अटेन स्टेबिलिटी, 3 तरीके हैं स्टेबिलिटी लेने के। या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लो, या गेन कर लो, या शेयर कर लो। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हम छोड़ भी सकते हैं या 6 और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे या तो तुम लूज करोगे या गेन करोगे या फिर शेयर करोगे। जब लूज या गेन करते हो तो इनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। जो दोस्ती बनती है ना इलेक्ट्रॉन को लेने से या इलेक्ट्रॉन को देने से, तो आयनिक बॉन्ड बनता है। और जब तुम शेयर करते हो तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, नाम याद रखना है। The number of electrons gained, lost or shared by the atom of an electron so as to complete its octet is called valency of the element. कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो या कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हो, इसको बोलते हैं वैलेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, या तो हम 2 माइनस करेंगे या 6 प्लस करेंगे। ये इस केस में 6 प्लस करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसीलिए 2 माइनस करेंगे। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 होता है, ठीक है। ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो बाहर वाले शेल में 5 है, 8 बनाने के लिए या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर सकता है, ले सकता है, या 5 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। अब 3 लेना इजी है और 5 देना मुश्किल है, इसलिए ये क्या करता है, गेन करता है, ठीक है। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने का काम करता है। अब उल्टा साइन, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने का काम करता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब नोबल गैसेस जो होते हैं ना, उनकी वैलेंसी 0 होती है। क्यों, क्योंकि वो अपने आप में बहुत स्टेबल है। तो नोबल गैस को ना लेने की ज़रूरत है, ना देने की ज़रूरत है, ना शेयर करने की ज़रूरत है। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब कंबाइन होते हैं और वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के मास नंबर इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। अब देखो तुम्हारे जो पीरियोडिक टेबल में लिखे हुए होते हैं उसका मीनिंग समझा रही हूँ। ये जो Z होता है मतलब X होता है, ये होता है सिंबल ऑफ एलिमेंट। जैसे कार्बन हो सकता है एग्जाम्पल के रूप में, ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है। जो ऊपर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो होता है मास नंबर। क्या होता है, मास नंबर, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिक्स जो 16 है। और नीचे जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये होता है पूरा सिंबल है और नीचे लिखा हुआ होता है उसका नाम। पीरियोडिक टेबल में चीज़ें ऐसे लिखी हुई होती है, बहुत सारे नंबर्स दिए हुए होते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तो ऊपर की तरफ क्या है, उसका मास है, कितना उसका वेट है। नीचे की तरफ होता है उसका एटॉमिक नंबर और ये होता है इसका सिंबल। अब दो लास्ट डेफिनेशन, दो लास्ट टॉपिक बाकी है। आइसोटोप, आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप मतलब एक ही एलिमेंट पर उनका मास अलग अलग है, ठीक है। एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर सेम है पर उनका मास नंबर अलग अलग है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरीन, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, पर एक का मास 35 है और दूसरे का मास 37 है। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन है पर एक का मास 1 है, एक का 2 है और एक का 3 है। तीनों के नाम भी अलग अलग है, जैसे प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ठीक है।
ऑल आइसोटोप्स एन एलिमेंट, और सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना वो सेम होती है। क्यों? क्योंकि उनकी वैलेंसी भी सेम होती है, ठीक है, उनके पास में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है ना आइसोटोप की, मतलब उनका फिजिकल स्ट्रक्चर वो डिफरेंट होता है। फिजिकल आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है, क्योंकि उनके पास में मास अलग अलग होता है। जैसा मास होगा वैसा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। इसी का पूरा उल्टा है आइसोबार। पहले आइसोबार देख लेते हैं। आइसोबार क्या होता है? एलिमेंट ही दूसरे है पर उनका मास सेम है। डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आर्गन और कैल्शियम का मास सेम होता है, 40-40 दोनों का मास है, पर इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है। इनके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है, ठीक है, पर न्यूट्रॉन अलग बन रहा है। आइसोबार्स के पास में केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग अलग होती है। क्यों होती है अलग? डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी क्यों होती है? क्योंकि उनकी वैलेंसी अलग अलग होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम होती है। क्यों? क्योंकि उनका मास सेम होता है। सेम बिकॉज ऑफ सेम मास, ठीक है। अब एक फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का तरीका देख लो। जैसे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास जो होता है 75%, ये एग्जाम्पल दे रखा है। कैल्शियम 35 है, यहाँ पे इसका मास 35 है और इसका मास 37 है। एक कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिसके अंदर 25% क्या है? 25% है क्लोरीन जिसका मास 37 है, और 75% क्लोरीन है जिसका मास 35 है। तो इसका हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? सिंपल सी चीज़ है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो इनटू मास। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो इनटू मास और दोनों को ऐड कर लो, वो हमारी क्या आ जाएगी? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आ जाएगा। अब ये जो आइसोटोप होते हैं उनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, ये जो आइसोटोप होता है यूरेनियम का, ये फ्यूल के रूप में यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। आइसोटोप जो कोबाल्ट का होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। आइसोटोप ऑफ आयोडीन जो होता है वो गॉइटर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारे तरह के, ये जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, ये थोड़ी बहुत एप्लीकेशन है, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है इनकी। ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है।